जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स 8, 7, 6 व 5 सितंबर से 8 सितंबर को 1966 से विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने की। आपको पता हो तो UNESCO यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल UNESCO साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था द्वारा शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या थे? मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देना। अब जागरूकता बहुत जरूरी है। साक्षरता का मतलब ये नहीं कि आप खाली पढ़ लिख लिए यानी शिक्षित हो गए। अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता से विकास का आधार बनता है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दुनिया भर में 84% लोग साक्षर हैं। अब देखते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। तो भारत की कुल साक्षरता दर 77.7% है। अब टॉप पर कौन है? केरल 96.2%। आजकल परीक्षा में क्या सेकेंड और थर्ड वाली पोजीशन भी पूछते हैं, तो याद रखिए कि साक्षरता में केरल के बाद अगला यानी दूसरा स्थान दिल्ली का है और तीसरा स्थान उत्तराखंड का है। अब देखते हैं कि राजस्थान में क्या चल रहा है। तो राजस्थान की कुल साक्षरता 69.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.80 और महिला साक्षरता कितनी है? 57.6%। यस, नेक्स्ट ICICI और वीडियोकॉन। इस मामले में बैंक की जो पूर्व प्रबंध निदेशक थी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर, उनके पति हैं दीपक कोचर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब किसने गिरफ्तार करा? ED ने। ED का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमुख है वेणुगोपाल धूत, उसको ICICI बैंक से 3,250 रुपये के कर्ज में गड़बड़ी को लेकर के यह गिरफ्तारी की है। नेक्स्ट, जापान में एक हफ्ते में दूसरी बार शक्तिशाली चक्रवाती तूफान आया है। अब कभी पूछे जापान में आया इस तूफान का क्या नाम है? हाइशेन। अब 5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। तूफान के कारण 144 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। अब ये जो हाइशेन शब्द है ना, चीनी भाषा में इसका अर्थ होता है समुद्री देवता। नेक्स्ट, वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया। इसमें अब कुछ सकारात्मक बदलाव दिखने लगे हैं। अब बीते सप्ताह इनको क्या एक अचीवमेंट मिला कि 25,000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दी गई। अब नई स्टेप क्या हुई कि कंपनी नई ब्रांडिंग करने जा रही है। अब देखो, वोडाफोन उससे क्या लिया? V, और आइडिया से क्या लिया? I। क्या हो गया? VI। VI को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? V। तो अब कंपनी नए ब्रांड VI या V से पहचानी जाएगी। रिलायंस जियो का जब आगमन हुआ ना, उसके बाद देश की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियां थी ये वोडाफोन और आइडिया, इन्होंने आपस में विलय कर लिया था। अब कंपनी के करीब 28 करोड़ उपभोक्ता है। अब ये जो VIL, इसके CEO कौन है? रविंदर टक्कर। नेक्स्ट, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF, इसका गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के वक्त हुआ था। अभी चीन से जो विवाद चल रहा है उसमें ब्लैक हिल टॉप यानी काला टॉप, उस पर जिस टुकड़ी ने विजय प्राप्त की ना, SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, वह तिब्बतियों की निंजा जाति के जवानों से गठित एक विशेष सीमा बल है। नेक्स्ट, मेडिकल उपकरण का 80% बाजार उस पर विदेशी कब्जा है, मतलब विदेशी कंपनियों का। यदि स्वदेशी इस्तेमाल बढ़े
तो हमारा इलाज 50% तक सस्ता हो सकता है। देश में हर साल 42,000 करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण हम आयात करते हैं। अब देखिए, कोरोना से जो हालात बन रहे हैं ना, उस पर ये एक पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि दुनिया में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का जो एक ग्रुप है, क्या बोलते हैं अपन उसे, G20, उसमें लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा आर्थिक हानि भारत को हुई है। सब जानते ही होंगे आप लोग कि भारत की जीडीपी में 23.9% की मतलब माइनस में चली गई है, जबकि इंग्लैंड वह इस हानि के मामले में दूसरे स्थान पर है। वहाँ की जीडीपी में कितनी कमी हुई है, -20.4%। लेकिन चीन दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसकी जीडीपी में इस दौरान 12.3% की वृद्धि हुई है। अब चीन की इस वृद्धि का क्या कारण है? देशव्यापी लॉकडाउन नहीं करना। अब अगर इस बीमारी से बचना है तो मास्क पहनने की आदत को अनिवार्य बनाना होगा, और अगर लोग अनिवार्य नहीं बनाते हैं तो उन पर मोटा जुर्माना या फिर तुरंत जेल भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सख्त कदम जनहित में जरूरी है। नेक्स्ट, स्वदेशी हाइपरसोनिक तकनीक में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर अब भारत बन गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने ओडिशा के बालासोर में इसका सफल परीक्षण किया। अब आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कभी आ जाए बालासोर किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। फिर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इस DRDO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अब ये जो हाइपरसोनिक तकनीक, इसका क्या बेनिफिट है? एक तो हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज़्यादा तेज रफ्तार। आपको पता होना चाहिए कि हवा में ध्वनि की जो रफ्तार है, अपनी मान लीजिए नॉर्मली लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड यह रफ्तार है। अब इससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, उनके विकास का रास्ता साफ हुआ है और सैटेलाइट लॉन्चिंग का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देश है मॉन्टेनिग्रो। वहाँ की राजधानी है पोडगोरिका। अब अभी वहाँ पर चुनाव हुआ था और वहाँ का भी रिजल्ट आया है। याद रखिए, मॉन्टेनिग्रो की आबादी सिर्फ 6.25 लाख है और उसका क्षेत्रफल भी मात्र 13,812 वर्ग किलोमीटर है। 1990 के बाद पहली बार विपक्षी गठबंधन डेमोक्रेटिक फ्रंट चुनाव जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, ठीक है ना, यानी कारोबार सुगमता रैंकिंग, यह जारी हुई है। आंध्र प्रदेश फिर से पहले स्थान पर रहा है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यह रैंकिंग किसने जारी करी है? वित्त मंत्री ने। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अब देखिए, पहले नंबर तो हो गया आंध्र प्रदेश, तो दूसरे नंबर कौन है? उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। अब हमारा जो राज्य राजस्थान, उसका कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इस रैंकिंग को बनाने में किन किन नॉर्म्स का उपयोग किया गया है। तो कुछ मानक है, जैसे निर्माण अनुमति, श्रम नियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता तथा एकल खिड़की प्रणाली के आधार पर यह रैंकिंग बनाई गई है। अब यहाँ ये देखिए कि यह रैंकिंग पूरी तरह से यूजर्स फीडबैक पर आधारित है। सूचनाएं पाना कितना सुलभ है, कारोबार करने का परमिट कितना जल्दी मिल पाता है, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन में कितनी आसानी है, जमीन की उपलब्धता कैसी है, और क्या सब कुछ सिंगल विंडो सिस्टम है या अलग अलग जगह जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। इस तरह के करीब 180 मानकों और 35,000 से ज़्यादा फीडबैक के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। एक और इम्पोर्टेंट इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया भर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। 2019
की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? 63वां। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। लॉन टेनिस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है सर्बिया के नोवाक जोकोविक। उन्हें यूएस ओपन उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्यों? झुंझलाहट में उन्होंने गेंद कोर्ट के बैकसाइड में मारी। उनका शॉट लाइन जज की गर्दन पर लगा। अब याद रखिए, किसी भी ग्रैंड स्लैम से डिस्क्वालीफाई होने वाले वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं। पहली बार यूएस ओपन से कोई खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई यानी बाहर हुआ। अब जोकोविक पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा और इसके साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में जोकोविक को जो प्राइज मनी मिलनी थी $2.5 लाख यानी लगभग 1,80,00,000 रुपये, यह रुपये भी उन्हें अब नहीं मिलेंगे और साथ ही उन्होंने जितने रैंकिंग पॉइंट इस टूर्नामेंट में अर्जित करे हैं वे भी कम कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन, उसके द्वारा सैन्य ग्रेड के नर्व एजेंट नोविचोक को विकसित किया गया था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो जो सोवियत यूनियन थी उसका विघटन हुआ 1991 में और उस समय के तत्कालीन सोवियत संघ का वर्तमान में प्रतिनिधि राष्ट्र कौन है? रूस यानी रसिया। अब ये जो नर्व एजेंट है नोविचोक, यह रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी को दिए जाने की जो कुछ खबरें आई है, इस वजह से अभी नावाल्नी जर्मनी के बर्लिन के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब रूसी भाषा में नोविचोक इसका अर्थ होता है नव युवक। याद रखिए, ये बाइनरी एजेंट है। बाइनरी मतलब दो या दो से अधिकतर सामान्य तौर पर 2 ही होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलाए जाने पर घातक सिद्ध होते हैं। यह टॉक्सिन आर्गेनोफॉस्फेट्स नामक रसायनों के वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और इनका संबंध पेस्टिसाइड्स से है। नेक्स्ट, वर्ष 2019 में भारत में जंतुओं की 368 नई प्रजातियों की खोज हुई है। यहाँ पर देखिए कि सर्वाधिक जैव विविधता वाले दुनिया भर में 36 हॉट स्पॉट है, उसमें से भारत में 4 है। भारत में हिमालय, मरुस्थल, गंगा के मैदानी इलाके, दक्षिणी पठार, पश्चिमी घाट, द्वीप समूह एवं तटीय क्षेत्र में कई प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इस बार एनिमल डिस्कवरी 2019 में निमेस्पीस जाति की 8 छिपकलियां खोजी गई हैं। इनके नाम भी भारतीय खोजकर्ता वैज्ञानिकों और उस जगह के नाम पर रखे गए जहां से इन्हें खोजा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अग्रवाली और महाबली, इस तरह की छिपकलियां आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। यस, नेक्स्ट, अभी वर्तमान में पूरे देश भर में बिग बटरफ्लाई मंथ चल रहा है। तो उदयपुर के वन्यजीव विशेषज्ञ हैं, उन्होंने तितली की 2 नई प्रजातियां खोजी। अब ये कहाँ पर मिली? सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाघ परियोजना के क्षेत्र के बाहरी भाग में। अब देख लीजिए, आपके सामने दिख रही है कि एक तो है दक्खन ट्राई कलर पाइड फ्लैट कोलाडेलिया इंद्राणी इंद्रा, देखिए आपको ये रही। अब देखिए दूसरी क्या है? स्पॉटेड स्मॉल फ्लैट सारंगेसा पुरेंद्र सती तितली, देख लीजिए ये भी आपकी स्क्रीन पे दोनों नजर आ रही है। अब उदयपुर के वन और वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्होंने ढूंढा इनको, क्या नाम है उनका? डॉक्टर सतीश शर्मा। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से है। क्रिकेट में मथुरा दास माथुर अवार्ड, मेरी पूर्व की करंट की क्लासों में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। फिर से देख लीजिए, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी यानी 3 कैटेगरी में हर साल के बेस्ट क्रिकेटर को यह मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाता है। 2019-20 के लिए सीनियर में अशोक मेनारिया को, जूनियर में हितेश पटेल को और सब जूनियर में साहिल भास्कर को चुना गया है। अशोक मेनारिया ने मतलब वह अकेले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने यह 3 बार अवार्ड जीता है, 2 बार तो सीनियर में और 1 बार जूनियर में।
अब जो पॉइंट है ना, उस पर परीक्षा में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। केरल का एक मतलब राजधानी देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम। पहले इसका नाम त्रिवेंद्रम हुआ करता था। तो केरल के शंकराचार्य माने जाते हैं संत केशवानंद भारती, उनका निधन हुआ है। वे कासरगोड में इडनीर मठ के प्रमुख थे। अब वो इतने महत्वपूर्ण शख्स क्यों हैं? क्योंकि उन्हें संविधान को बचाने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने केरल सरकार के खिलाफ मठ की संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। भूमि सुधार कानून और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी। याद रखिए, कौन से संशोधन को? 29वें, 29। उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SM सिकरी की अध्यक्षता में 63 जजों की संविधान बेंच पीठ चली थी। 68 दिन तक सुनवाई हुई। उसके बाद उनके पक्ष में संविधान के मौलिक अधिकार को लेकर ऐतिहासिक फैसला आया। अब वो फैसला क्या था? याद रखिए, संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह इस वाद का मामला है और इसका सन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 23 मार्च 1973 को यह सुनवाई पूरी हुई थी। और जब भी भारतीय संविधान की बात आती है तो इस वाद की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। नेक्स्ट पॉइंट राजस्थान से है और एजुकेशन के फील्ड से ही है। जयपुर के रहने वाले दो दोस्त हैं, गौरव मुंजाल और रोमन सैनी। इन्होंने 5 साल पहले अन एकेडमी एक कंपनी शुरू की थी। यह वर्तमान में देश की 200 कंपनियों के क्लब में शामिल हो गई है। अन एकेडमी आज ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर दुनिया में 6ठी पोजीशन पर है और कंपनी की वर्तमान वैल्यूएशन 11,000 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट, 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई यह मनाया गया। अब किसके सौजन्य तले? यूनाइटेड नेशंस, UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देख लीजिए इसका हिंदी अर्थ क्या है कि इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई यानी नीले आसमान के लिए, क्लीन एयर डे स्वच्छ वायु दिवस। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अब देख लीजिए कि कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत मायने रखते हैं। भारत वायु प्रदूषण से दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश है। अब भारत में आज 90 करोड़ टन कोयला, 40 करोड़ टन बायोमास, 20 करोड़ टन तेल और 5 करोड़ टन गैस की ऊर्जा के लिए खपत है। यानी 80 से 85% ऊर्जा भारत में कहाँ से प्राप्त होती है? कोयला और बायोमास से। और ये वायु प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं। अब वायु प्रदूषण के कुछ नुकसान देख लीजिए। दुनिया की 92% आबादी प्रदूषित हवा में सांस लेती है और हर साल 70 लाख लोग असमय मौत का शिकार होते हैं इस वायु प्रदूषण के कारण। फिर देख लीजिए कि सोयाबीन की जो फसल है उसकी उपज में ओजोन प्रदूषण के कारण 15% तक की गिरावट आ जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि सोयाबीन दाल है, दलहन, और सभी दलहनों में सर्वाधिक प्रोटीन इसमें पाया जाता है 43%। और ओजोन धरती पर प्रदूषण करती है, लेकिन ओजोन परत के रूप में पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का काम करती है। अब इस प्रदूषण के कारण मौसम के एक्सट्रीम इवेंट, अब एक्सट्रीम इवेंट मतलब चरम घटनाएं, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाना, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जानी, ये सब दुष्प्रभाव है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो बन रहा है, इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर होगी, यानी 1 किलोमीटर और 300 मीटर यानी 1300 मीटर। अगस्त 2022 तक यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। यह पुल रियासी जिले में बक्कल और कोड़ी के बीच बनाया जा रहा है। कटरा और बनिहाल मार्ग पर
रेल ब्रिज बनने से कश्मीर रेल मार्ग के जरिए देश से जुड़ जाएगा। यह ब्रिज 324 मीटर ऊंचा जो एफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ऊंचा होगा। याद रखिए कितना हो जाएगा, 359 मीटर। अभी फ्रांस की तरन नदी है उसके ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना हुआ है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 तक पूरी होने वाली परियोजना थी, वह अब अक्टूबर 2028 तक बढ़ गई है। अब आप पूछेंगे कौन सी परियोजना? अरे, इस परियोजना के तहत 508 किलोमीटर की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए जापान से 0.1% की दर से लोन लिया गया है। याद रखिए, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना। अब ये जो हाई स्पीड ट्रेन है ना, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सेमी स्पीड ट्रेन है वह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब देख लीजिए कि दिल्ली से अहमदाबाद रूट पर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के लिए राजस्थान में 11 स्टेशन प्रस्तावित है। अब इसका आप मैप देख लीजिए, परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। कुल वैसे स्थान 15 है। नेक्स्ट, भारत सरकार एक जिला एक उत्पाद थीम पर देश के 700 जिलों में अभियान शुरू करने जा रही है। लेकिन राजस्थान में पहले से ही ये योजना लागू है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राजस्थान के किस जिले के लिए कौन सा सेक्टर प्रसिद्ध है। अलवर में खाद्य प्रसंस्करण व हस्तशिल्प, अजमेर में गोटालूम व हस्तशिल्प, बांसवाड़ा में कृषि उद्योग व हस्तशिल्प, बारां में कृषि उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा और वनोत्पाद। बाड़मेर में कौन सा फील्ड चुना गया? हस्तशिल्प व हथकरघा। भरतपुर में खाद्य प्रसंस्करण, भीलवाड़ा में वस्त्र व खनिज, बीकानेर में सिरेमिक, खाद्य प्रसंस्करण व ऊनी वस्त्र, बूंदी में खाद्य प्रसंस्करण व चावल, चित्तौड़ में स्टोन कटिंग व होटल पर्यटन, चूरू में लकड़ी हस्तशिल्प, दौसा में खाद्य प्रसंस्करण व हस्तशिल्प, धौलपुर में दुग्ध, डूंगरपुर में हस्तशिल्प व स्टोन, हनुमानगढ़ में कृषि उद्योग, जयपुर में इंजीनियरिंग उत्पाद, कॉस्टिंग व इलेक्ट्रिकल उत्पाद, जालोर में हथकरघा, जैसलमेर में स्टोन, झालावाड़ में स्टोन व हथकरघा, झुंझुनू में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, जोधपुर में हस्तशिल्प, करौली में स्टोन व लाख चूड़ी, कोटा में खाद्य प्रसंस्करण, नागौर में हस्तशिल्प व औजार, पाली में वस्त्र पर्यटन, प्रतापगढ़ में कृषि व खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी ऐप को बैन कर दिया। अब फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार पबजी की टक्कर में नया गेम ला रहे हैं। गेम का नाम होगा फौजी, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। यह गेम आत्मनिर्भर भारत को समर्पित होगा और भारतीय सैनिकों के बलिदान को भी समझाएगा। इससे होने वाली कमाई का 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा। देख लीजिए, इस गेम का जो फोटो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फौजी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुपोषण से निपटने के लिए सरकार कुपोषित परिवारों को गाय बांटेगी। गाय के दूध से कुपोषित बच्चे व उनकी माएँ अच्छा पोषण ग्रहण कर सकेगी। गोवंश पालन से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों से गरीबों को निःशुल्क गाय उपलब्ध कराई जाएगी। चारे के लिए प्रति माह प्रति गोवंश 900 रुपये दिए जाएंगे। स्टेट न्यूट्रिशन मिशन उस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रोज 650 बच्चों की मौत कुपोषण से होती है। वैसे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह भी है कि 1 सितंबर से 7 दिसंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए कि पशुओं की आंत्र में जो पाचन क्रिया होती है और गोबर के अवायवीय पाचन होता है यानी अनाक्षी पाचन, उससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस का फार्मूला CH4 है। चूंकि दलदल या कीचड़ में भी उत्पन्न होती है
और उसको लैटिन भाषा में मार्श कहने से इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। यह मीथेन गैस मुख्य रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड नंबर ग्रीन हाउस गैस है। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। यदि गोबर से उत्सर्जित मेथेन को एकत्रित कर लेवें और उसे कम नुकसानकारक कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देवें तो इससे ऊर्जा भी प्राप्त हो सकती है। उदयपुर जिले के नवानिया में प्रदेश का जो पहला पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत गोबर से विद्युत एवं रसोई गैस का उत्पादन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब देश में कुल शिक्षक कितनी हैं, कुल टोटल टीचर्स कितने हैं, तो 79,43,673 और उन्हें सालाना औसत कितना वेतन मिलता है भारत में? 3 लाख रुपये। अब अन्य देशों के वेतन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इससे अंदाज लगा लीजिए कि भारत में टीचर्स के क्या हाल है। नेक्स्ट, राम वन गमन पथ। इस पथ के निर्माण की घोषणा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2015 में की थी। कुल 20 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश में 5, मध्य प्रदेश में 3, छत्तीसगढ़ में 2, महाराष्ट्र में 3, आंध्र प्रदेश में 2, केरल में 1, कर्नाटक में 1, तमिलनाडु में 2 और एक स्थल श्रीलंका में है। नेक्स्ट, किशोर बियाणी ने भारत की पहली रिटेल चेन पेंटालून स्थापित की थी। उन्होंने फ्यूचर ग्रुप की नींव रखी। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप को $3.4 बिलियन में खरीद लिया है। याद रखिए 1 बिलियन मतलब 1 अरब। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB, उसके आंकड़े आए हैं 2019 में आत्महत्या के मामले आए हैं 1,39,123। उसमें से किसान हैं 10,281। सबसे ज़्यादा 38.2% किसानों ने आत्महत्या की वो घटना हुई महाराष्ट्र में। कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। एक विशेष तथ्य ये है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र इन तीनों की सीमा एक दूसरे को छूती है और देश में यही इलाका यानी यही बेल्ट किसानों के लिए कब्रगाह बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में देश को खिलौना हब बनाने का आह्वान किया है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि भारत में बिकने वाले खिलौनों में 65 से 75% बल्कि उससे भी अधिक भागीदारी चीन के खिलौने की है। अब दुनिया भर के 70% से भी अधिक खिलौने चीन में बनते हैं और वहीं भारत की हिस्सेदारी मात्र ½ बल्कि ½ से भी कम है। पूरे चीन में 14 प्लग इन टॉय सिटी सेंटर बनाए गए हैं जहां कोई भी व्यापारी जाकर तुरंत अपना काम शुरू कर सकता है। अभी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस ब्रांड्स। उसने ब्रिटेन की 260 साल पुरानी खिलौने बेचने वाली कंपनी है हैमलेज, उसको 2019 में 620 करोड़ रुपये में खरीदा है। चीन ने दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाला एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। यह चीन का सीक्रेट मिशन है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी है सिन्हुआ। याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछे कि चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी का क्या नाम है तो सिन्हुआ। इसके मुताबिक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। जिस तरह से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो, उसी प्रकार अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा के अनुसार आज से लगभग 4.5 खरब वर्ष पूर्व एक मृत तारा सुपरनोवा विस्फोट से फट गया
उसी के अवशेष से हमारे सूर्यमंडल का निर्माण हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खास तौर पर ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे गहरी गुफा 8000 फीट गहरी है और यह रूस के कॉकेशियन माउंटेन में स्थित है। अब एक और क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे गहरी गुफा जिसकी तलहटी में दुनिया की सबसे बड़ी केव फिश पाई जाती है वह कौन सी है? तो वह जयंती गुफा है। कहाँ पर स्थित है? भारत के मेघालय में। अब ये जो केव फिश है ना, इसका फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि केव फिश है, और ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह मेघालय की जयंती गुफा का है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो अभी रिपोर्ट जारी करी है, दुनिया भर में हर साल मलेरिया से 21 करोड़ 90 लाख यानी लगभग 22 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं। 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। मच्छरों से ही एक और रोग उत्पन्न होता है, डेंगू। उससे भी हर साल 9 करोड़ 60 लाख लोग संक्रमित होते हैं और 40,000 लोगों की मौत हो जाती है। जो घनी आबादी वाले शहर है और ग्लोबल वार्मिंग है, इससे मच्छरों को प्रजनन करने के लिए ज़्यादा अवसर मिलते हैं और मच्छर जनित बीमारियां दिन प्रतिदिन भयानक रूप लेती जा रही है। मच्छरों से जुड़े कुछ और फैक्ट्स हैं। 3000 से भी अधिक प्रकार के मच्छरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। एनाफिलीज, एडीज और क्यूलेक्स यह सबसे ज़्यादा घातक है। एनाफिलीज वर्ग की जो मादा मच्छर है वह मलेरिया के अलावा एलिफिएंटिलेसिस रोग उत्पन्न करती है। एडीज की जो मादा है वह मच्छर जीका, डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर नामक गंभीर बीमारियां फैलाती है। जो क्यूलेक्स की मादा मच्छर है वह जापानी इंसेफेलाइटिस और लिम्फेटिक फाइलेरिएसिस यानी हाथी पांव बीमारी उत्पन्न करती है। अब वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करी है कि मादा मच्छरों को अंडे बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए वे बार बार हमारा यानी मानव रक्त पीती है। एडीज की यही आदत उन्हें बीमारी का बेहद खतरनाक वाहक बनाती है। अब वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि मच्छरों को मनुष्य का रक्त पीने से रोका जाए। अगर ऐसा हो गया तो रोगों को फैलने से रोका जा सकेगा। अत्यधिक खोजबीन के बाद वैज्ञानिकों ने मच्छर में उस रिसेप्टर को खोज लिया है जो उनमें भूख को खत्म कर देता है। अब आज के इस क्लास का अंतिम पॉइंट है कि चीनी लिपि 5000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। मेसोपोटामिया में 4000 साल पहले क्यूनिफॉर्म लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। याद रखिए, तब के मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक नाम से जाना जाता है। सबसे पुरानी भारतीय लिपि ब्राह्मी लिपि है। करीब 2300 साल पहले सम्राट अशोक के शिलालेखों पर पाई गई है। ब्राह्मी लिपि खरोष्टी लिपि से उत्पन्न हुई मानी जाती है और खरोष्टी लिपि खुद अरमेक लिपि से उत्पन्न हुई थी। इस अरमेक लिपि का उपयोग मध्य एशिया के इंडो ग्रीक राजा करते थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि ने ही भारत की अन्य सभी लिपियों को जन्म दिया और यह विश्व की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक है। धन्यवाद। जय हिंद। माय मिशन उदयपुर द्वारा संजय लुणावत।